हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम फायज़ा सिद्दीकी और आज हम जुलाई 2024 का सीटेट सीडीपी पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं। ये सेट आई है। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रेन आर परसीव्ड एज। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में चिल्ड्रेन को कैसा माना जाता है? इनोसेंट एंड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट को स्टूडेंट को नहीं माना जाता प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है कि जो लोग ओपन माइंडेड होते हैं उसी तो प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेसिव है वो इंसान के बहुत ओपन माइंडेड है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देता, तो उस पर डिपेंडेंट कैसे माने जाएंगे चिल्ड्रन प्रोग्रेसिव एजुकेशन में? कंप्लाइंट एंड केपेबल ऑफ ओनली कंज्यूमिंग नॉलेज। नहीं, ओनली कंज्यूमिंग नॉलेज गलत है। नॉलेजेबल एंड मीनिंग मेकर्स, हाँ ये बात ठीक है। वल्नरेबल एंड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन, नहीं ये भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी थर्ड, knowledgeable and meaning makers. Let's come to the next question. Question number 2. Feedback to the students in a classroom is most effective when it assigns comparative ranks to the students. देखो फीडबैक कब ज़रूरी है क्लासरूम के अंदर, कब फीडबैक देनी चाहिए जिससे कि मोस्ट इफेक्टिव असर पड़ेगा बच्चों पे। मोस्ट इफेक्टिव फीडबैक कब होगी कि इट असाइंस कंपेरेटिव रैंक्स टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि तब देनी चाहिए ताकि एक रैंक मिल जाए कि भाई वो बच्चा उससे अच्छा है, फिर ये सेकंड नंबर पे ये वाला बच्चा है। तो ये चीज़ गलत है, हमें रैंक्स प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। इससे बच्चे थोड़े से एम्बैरेस हो जाते हैं और मतलब इन्फीरियर फील करते हैं क्लास में, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए एज ए टीचर। इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी, हाँ ये बात ठीक है। इट फोकसेज ऑन व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू रादर देन व्हाट दे कैन डू। नहीं, व्हाट चाइल्ड कैन नॉट डू में जो है निगेटिव री वाली बात आ गई, तो निगेटिव री से बच्चा पढ़ाई में बेहतर नहीं बनता है, उससे उसका लॉस ही होता है। पॉजिटिव री से बच्चा अच्छा होता है पढ़ने में। इट सेंटर्स अराउंड टेस्ट एंड एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, नहीं एंड ऑफ द ईयर में ही सिर्फ फीडबैक नहीं दिया जाता, फीडबैक थ्रू आउट द ईयर दिया जाता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी इट अकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए, during adolescence the pressures to conform to gender expectations and follow conventions of femininity or masculinity increases। हाँ ये बात ठीक है कि अडोलेसेंस के टाइम पीरियड जो होता है, जो मतलब चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का टाइम पीरियड होता है, जो ट्रांजिशन टाइम पीरियड होता है, ये अमूमन 11 to 18 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे होते हैं ये एडोलेसेंट बच्चे कहलाते हैं, टीनेजर्स जो आप कह सकते हैं उन्हें। तो एडोलेसेंट में क्या मसला होता है कि जेंडर एक्सपेक्टेशंस की बात आ जाती है और कन्वेंशंस ऑफ फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी इंक्रीजेस के, मतलब लड़का ये चाहता है कि मेरे भाई उसके तो देखो फेस पर दाढ़ी में बाल आ गए, मेरी अब तक बियर्ड नहीं आई है। तो ये वाली जो थिंकिंग होती है ये बढ़ जाती है। रीज़न क्या है? जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमिन्ड बायोलॉजिकली। नहीं देखो, बात पहली वाली सही है लेकिन दूसरी गलत है। डिटरमिन्ड बायोलॉजिकली, जेंडर रोल्स जो हैं वो कभी भी बायोलॉजिकली डिटरमिन नहीं किए जाते, ये सोसाइटली या कल्चरली डिटरमिन किए जाते हैं। ये सोसाइटी में जो लोग हैं, जो सोसाइटी है या कल्चर है, वो डिटरमाइन करता है, डिफाइन करता है कि लड़की को ऐसा होना चाहिए, ये काम करना चाहिए, और लड़के को ये काम करना चाहिए। कभी भी बायोलॉजिकली ये डिफाइन नहीं होते। कोई भी बच्चा, जैसे कोई लड़का है तो वो शुरू से उसके दिमाग में ये बात नहीं होती कि मेरा काम कमाना है, ठीक है, वो सोसाइटी उस पर प्रेशर डालती है, इसलिए वो उसके दिमाग में बात आती है कि बड़े होकर बस कमाना है मुझे, यही मेरा रोल है फैमिली के अंदर, ठीक है। तो वो सोसाइटी ने रोल्स क्रिएट करे हैं, बायोलॉजिकली नहीं होते। सो दैट मीन्स 3 वुड बी द करेक्ट आंसर कि ए ठीक है और आर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 होगा ना। सुनीता, अ 12-year-old गर्ल, शोज एक्सेप्शनल म्यूजिकल एबिलिटी। अच्छा, एक 12 साल की बच्ची है सुनीता और वो म्यूजिकली बहुत इंटेलिजेंट है।
ठीक, बोथ आर पेरेंट्स आर अकम्प्लिश सिंगर्स। अच्छा देखो, जैसे दोनों माँ बाप बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो जाहिर सी बात है लड़की की भी आवाज़ अच्छी ही होगी, है ना। एंड दे सेंड हर फॉर क्लासेस फॉर वॉइस ट्रेनिंग आफ्टर स्कूल। ठीक है, हर केपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन, अब देखो, ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन, न्यूट्रिशन एंड डिसिप्लिन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जेंडर आइडेंटिटी एंड जेनेटिक मेकअप। तो द करेक्ट आंसर वुड बी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हम पढ़ते हैं कि H/E, हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर वर्क कर रहा है फॉर सुनीता टू शो हर म्यूजिकल एबिलिटी टू बी एक्सेप्शनल इन द म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वुड बी द करेक्ट आंसर। Sensitive periods are those time periods during which certain dash are especially important for course of normal development. Genetic predispositions, ethnic factors, environmental factors, hereditary factors. तो देखो, sensitive periods are those time periods during which certain यहाँ पर are especially important. Normal development के लिए ज़रूरी नहीं है, देखो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एथनिक फैक्टर्स तो बिल्कुल गलत हो गया। हेरिडिटी फैक्टर्स भी यहाँ पर नॉर्मल डेवलपमेंट में कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चा कहाँ पर मदद मिलेगी नॉर्मल डेवलपमेंट में? इन्वायरमेंटल फैक्टर, बच्चा किस इन्वायरमेंट में पल रहा है, उसको परवरिश किस इन्वायरमेंट में दी जा रही है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा नॉर्मल डेवलपमेंट को। ठीक है, in order to develop critical thinking among students, a teacher should, अगर एक टीचर को अपने क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चाहती है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो स्टूडेंट्स में, तो उसे क्या करना चाहिए? आस्क ओनली दोज क्वेश्चंस विच कैरी सिंगल आंसर्स। नहीं, ये बात गलत है। ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिसमें बच्चा कुछ सोच विचार करे। सिंगल आंसर्स का क्या मतलब है कि उसका एक ही आंसर है, वो रोट लर्निंग कर ली उसने, रट लिया और जवाब दे दिया, तो इसमें क्या क्रिटिकल थिंकिंग हुई? डिस्करेज द स्टूडेंट्स फ्रॉम आस्किंग डाउट्स एंड क्वेश्चंस। नहीं, ये भी गलत है। डिस्करेज कभी नहीं करना चाहिए बच्चे को, हमेशा इनकरेज करना चाहिए। गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व इन्फरेंसेज एंड एक्सप्लेनेशंस, ये बात ठीक लग रही है। अवॉइड क्वेश्चंस विच नीड इन्फरेंस एंड एनालिसिस। नहीं, ये भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 3, गिव क्वेश्चंस दैट इन्वॉल्व इन्फरेंसेज एंड एक्सप्लेनेशंस। Next question. A teacher asks herself, how can I provide experiences that require students to classify different types of objects in the environment and analyze their classification schemes? मतलब टीचर क्या कर रही है, टीचर अपने स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंट में लेकर जा रही है, वही चाह रही है वहाँ पर बच्चे थोड़ा देख कर सीखें, ऑब्जेक्ट्स को देखें, उनको एनालाइज करें और उनको क्लासीफाई करें। ठीक है, विच इंटेलिजेंस इज शी ट्राइंग टू प्रोमोट इन स्टूडेंट्स? तो ये सब करके वो कौन सी इंटेलिजेंस को प्रमोट करना चाह रही है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। देखो, एनवायरनमेंट में चीज़ें देखने से बच्चा बोलना नहीं सीखेगा, उसको जो है मतलब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किसे कहते हैं? जो लोग शायर होते हैं, पोएट होते हैं, बहुत अच्छे से खड़े होकर बोल पाते हैं, उनमें क्या होती है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। तो एनवायरनमेंट में जाके इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है? आपस की, जो मतलब सोसाइटी को एक इंसान दूसरे इंसान को कितने अच्छे से समझ पा रहा है, उसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसके भी कोई मतलब नहीं है। बॉडीली काइनेस्थेटिक का भी कोई लेना देना नहीं है एनवायरनमेंट में जाके, और बच्चा चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर रहा है। इसमें बॉडीली काइनेस्थेटिक क्या होती है कि जो लोग जिम जाते हैं बहुत अच्छे से, या डांसर्स जो होते हैं जो बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना लेते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस वुड बी द करेक्ट आंसर, कि जिस बच्चे के अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होगी वो इन्वायरमेंट के प्रति थोड़ा सा सेंसिटिव होगा। ठीक है, सो 3rd वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी? मतलब एक मास्टरी गोल को सेट करने से स्टूडेंट के मोटिवेशन पर क्या फर्क पड़ता है, कैसे फर्क पड़ता है? इट ऑफन इम्प्लाइज इन्हांस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हाँ ठीक है, देखो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज ऑलवेज बेटर देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इस बात को ध्यान रखना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदर से मोटिवेशन आता है, जो हम चाहते हैं जो चीज़ करना,
और जैसे हमारा दिल है, हमारा कुछ पैशन है कि मुझे ये चीज़ बनना है, मुझे सिंगर बनना है, और ये हमारा इन्नेटली हमारा पैशन है, हमें मज़ा आता है म्यूज़िक से, सिंगिंग से, तो वो क्या है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है कि इस जॉब में पैसा ज़्यादा मिल रहा है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है ये काम करने में, लेकिन क्योंकि पैसा ज़्यादा मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए मैं इस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ टेस्ट की, ताकि मेरा वहाँ पर हो जाए और मेरी लाइफ जो है वो आसानी से कट जाए कि भाई इतना पैसा मिलेगा। तो वो क्या है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज ऑलवेज बेटर देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो नीचे के दो तो काट दो, ठीक है। ऊपर की बात अब हम करते हैं, या तो फर्स्ट आंसर होगा इसका या सेकंड। इट ऑफन इम्प्लाइज इन्हांस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीव इन द एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। और नीचे क्या है, इन बिलीव इन द इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। इंक्रीमेंटल अगर होगा कि कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, हमारी एबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है वही सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि हम ये एबिलिटी को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन। Rama is a teacher who is implementing Vygotsky's theory in her classroom। अच्छा, Vygotsky theory क्या है कि सोशल होने से बच्चे पढ़ते हैं, सोशल होने से बच्चे सीखते हैं। एंड शी assigns her students to work in groups to complete a challenging task। हाँ, assigns her students to work in groups, वही Vygotsky कहते हैं कि बच्चा आपस में कोलेबोरेटिव लर्निंग में सीखता है। तो वो क्या करती है, वो ग्रुप्स में बच्चों को करती है और एक चैलेंजिंग टास्क देती है कि इसको कंप्लीट करो सब आपस में मिलके। ड्यूरिंग द टास्क वन स्टूडेंट स्ट्रगल्स टू अंडरस्टैंड अ की कंसेप्ट। अच्छा, उस टास्क में एक बच्चा जो एक मेन चीज़ है, मेन कंसेप्ट है, वो नहीं समझ पा रहा है। वट वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर रमा टू हेल्प दिस स्टूडेंट। अब जो टीचर है रमा, वो कैसे उसको समझाती है, सबसे अच्छा तरीका क्या है। पहला है provide the student with the answer to the problem so the group can move on। सिंपली जो भी उसको परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, उसका जवाब दो ताकि पूरा ग्रुप आगे बढ़ सके, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक आंसर प्रोवाइड कर रही है बस। इसका क्या मतलब है कि बच्चे ने खुद से नहीं सीखा, बच्चे ने खुद से कोई कोशिश नहीं करी, टीचर ने बच्चे को पुश नहीं किया कोई कोशिश करने के लिए, उसने डायरेक्ट सिंपली एक आंसर दे दिया और मूव ऑन कर गई। तो ये तो ठीक नहीं है। इनकरेज द स्टूडेंट टू ट्राई द सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन हर ओन। ये बात ठीक है कि मतलब उस बच्चे को इनकरेज कर रही है कि तुम खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करो। असाइन अ डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट्स दैट इज बेटर सूटेड टू हर एबिलिटीज। उन्होंने पूरा टास्क ही बदल दिया, उस बच्चे को देखकर कहा कि नहीं तुमसे ये काम नहीं हो रहा है, तुम ये वाला काम करो, ये हो जाएगा। तो बेसिकली जिस काम में वो स्टूडेंट कंफर्टेबल था करने के लिए, जो उसका कंफर्ट जोन था, उसी का रमा ने बच्चे को एक टास्क दे दिया कि तुम, मुझे पता है तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो लो तुम ये चीज़ ड्रॉ करके दिखा दो, बस तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तुमसे जो है पेंटिंग नहीं आती है तो पेंटिंग मत करो, इसका ये मतलब है। तो ये बात नहीं है, बच्चे को पुश करना चाहिए टू देयर लिमिट्स के, मतलब वो चाहे ऑलराउंड में बेहतरी करे, प्रोग्रेस करे। तो ये चीज़ गलत हो गई कि मतलब बस उसकी एबिलिटी को देखकर उन्होंने टास्क चेंज कर दिया। वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड वाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर्स। ऑब्वियस सी बात है, फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर। देखो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है कि हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो बच्चा सही से करे, लेकिन फोर्थ में हम क्या बात कर रहे हैं कि हम साथ में उस प्रॉब्लम को वर्क कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं और बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो फोर्थ इज करेक्ट। टेंथ क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग का है ये। ए टीचर शुड इनकरेज डिबेट्स, डिस्कशंस एंड कोलैबोरेशंस अमंग स्टूडेंट्स। ये बात ठीक है कि टीचर को वाइगॉट्स्की थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रुप में काम करवाना चाहिए, कोलैबोरेट करवाना चाहिए, इससे बच्चा बहुत सीखता है, सोशल होने से बच्चा बहुत सीखता है। रीज़न है नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस एंड इंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज हिंडर्स मीनिंगफुल लर्निंग। ये बात बिल्कुल गलत है, हिंडर नहीं करता है, यही बात मैं अभी बता रही थी। इंगेजमेंट इन ग्रुप एक्टिविटीज हिंडर नहीं बल्कि उसको और इनकरेज करता है पढ़ने का, और बच्चा बहुत फन वे में सीखता है दोस्तों के साथ, ठीक है। तो रीजनिंग गलत है लेकिन ए ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 3
ठीक, नेक्स्ट, change and stability in emotions, personality and social relationships together constitute personality development, emotional development, psychosocial development, cognitive development. देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है कि साइको सोशल दिया हुआ रहता है, हमेशा याद रखो साइको सोशल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी में बस पर्सनैलिटी आ रही है, इमोशन इसमें बस इमोशन आ रहे हैं, इसमें बस ब्रेन आ रहा है। साइको सोशल में क्या आ रहा है, इसमें ब्रेन भी आ रहा है और इसमें आपका पर्सनैलिटी भी आ रही है, ठीक है, और इमोशंस भी आ रहे हैं। तो साइको सोशल वुड बी द करेक्ट आंसर। 12th है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू केटर टू डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स। कौन इनमें से कौन सा जो है वो कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, ताकि वो टीचर डाइवर्स स्टूडेंट्स को पढ़ा सके और एक साथ बेसिकली जो डाइवर्सिटी है क्लास में टीचर की, तो वो उसको इतना रिस्पॉन्सिबल हो कि सबको एक साथ लेकर चले, कोई एक्सक्लूडेड फील ना करे। पहला है इंटेंशनल, अडेप्टिव, डिफरेंशिएटेड, स्टैंडर्डाइज्ड। तो देखो स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब है बेसिकली कि एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम सबको लेकर चलेंगे, लेकिन क्योंकि डाइवर्स ग्रुप है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग नीड्स हैं, तो आप एक स्टैंडर्ड फॉर ऑल वाला नहीं कर सकते कि एक चीज़ है और वो हमने सब पर लागू कर दी, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा यहाँ पर। इंटेंशनल ठीक बात है, अडेप्टिव ठीक बात है, डिफरेंशिएटेड भी ठीक बात है। डिफरेंशिएटेड लेक्चर तो देना पड़ेगा अगर आपका डाइवर्स क्लासरूम है, अगर आपकी जो क्लास है वो इंक्लूसिव क्लासरूम है, तो डाइवर्स डिफरेंशिएटेड लेक्चर देना पड़ेगा ताकि सारे बच्चों को इक्वली समझ में आए। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, थर्ड, 3 इज द करेक्ट आंसर। थर्टीन assertion है schools should function within frameworks which assess the finished product and learning outcomes। ये कह रहे हैं कि स्कूल बस वो फंक्शन करना चाहिए जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर अंदर, ठीक है, और सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम पर स्कूल्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का रिजल्ट क्या आ रहा है, किसने टॉप किया। तो ये बात गलत है। पूरा स्कूल्स को पूरे थ्रू आउट द ईयर ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे ने हर मंथली या वीकली बेसिस पर कितना अचीव किया, तो ये गलत है। लर्निंग इज टाइटली सीक्वेंशियल एंड हिरारिकल, नहीं ये भी बात गलत है। टाइटली सीक्वेंशियल एंड मतलब एक ऑर्डर में हो, एक सीक्वेंस में हो, तो ऐसा गलत है। 13 का फिर 4 हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर फॉल्स। Next is, according to Lev Vygotsky, what is the relationship between language and thought? देखो language does not shape thought, ये बात गलत है। उन्होंने ऐसी बात नहीं कही थी। अरे क्या हो गया, उन्होंने क्या कहा था, thought shapes language, नहीं ये भी बात गलत है। language and thought are independent of each other, नहीं उन्होंने dependent कहा था। language and thought are complex interrelated processes of development, yes, 4 is the correct answer। according to Vygotsky उन्होंने क्या कहा था, लैंग्वेज और थॉट जो है वो आपस में इंटररिलेटेड है, इंडिपेंडेंट एक तरफ से नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। अच्छा, Criterion referenced assessment includes mastery of specific topics. Norm references assessment compares performance to that of peers. Formative assessment determine what the students can do before and after the class, नहीं देखो formative assessment क्या होता है, formative assessment जो सेशनल जो होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो डिटरमाइन व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू बिफोर एंड आफ्टर, नहीं बिफोर एंड आफ्टर द क्लास नहीं, ये बेसिकली जैसे हमने एक यूनिट कवर किया और उसका टेस्ट लिया तो हमें ये पता चल गया कि बच्चे ने 1 महीने में कितना पढ़ लिया है,
उसे कहते हैं। समेटिव असेसमेंट इन्वॉल्व्स पेपर पेंसिल टेस्ट एज वेल एज डिटेल्ड अकाउंट ऑफ नॉन रिटन, नहीं नॉन रिटन नहीं, फॉर्मेटिव को आप कह सकते हो नॉन रिटन, लेकिन समेटिव रिटन असेसमेंट होता है। तो नीचे के दो तो गलत हैं बिल्कुल। अब ऊपर की बात करते हैं हम। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट इंक्लूड्स मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स, नहीं ये बात गलत है। क्राइटेरियन जो है वो कौन सा होता है? क्राइटेरियन बेसिकली जैसे हम सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो सीटेट जो है वो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट है। लेकिन जैसे यूजीसी नेट होता है वो क्या है? वो नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट है। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट किसे कहते हैं? कि हम एक गोल है हमारा और हमें वो अचीव करना है। जैसे कि इसमें है कि 60% पे आप पास हो जाएंगे, लेकिन नॉर्म रेफरेंस में क्या है कि हम रैंक वाइज करते हैं कि किस बच्चे की कितनी रैंक आई है, उसके हिसाब से फिर सिलेक्शन होता है। लेकिन क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या है कि इतने मार्क्स ही आपको लाने हैं, आपका कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है किसी पीयर्स से। अगर आप इतने मार्क्स लिया है तो आप मतलब यू हैव डन गुड। लेकिन नॉर्म रेफरेंस्ड में क्या है कि आप कितने ही मार्क्स लिए आए, अगर किसी ने आपसे ज़्यादा आप मार्क्स लाए तो उसकी फर्स्ट रैंक आएगी और वो बेहतर कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कंपेयर्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर्स। ठीक है। देखो यहाँ पर मास्टरी तो बात ठीक है कि मास्टरी होती है टॉपिक्स की, लेकिन स्पेसिफिक की नहीं होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट इन क्लासरूम? ये क्या कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है इन चार ऑप्शंस में से जो कि विजुअली इम्पेयरमेंट का जो बच्चा है जिसको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है उसको दिक्कत आएगी। इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेटेड लेक्चर ट्रांसक्रिप्शंस, नहीं ये तो मदद करेगा। प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स, हाँ ये दिक्कत लाएगी क्योंकि बच्चे को जब कम दिखाई दे रहा है तो वो टेक्स्ट बुक से कैसे पढ़ेगा या नोट से कैसे पढ़ेगा। रेज लाइंस ड्राइंग्स एंड मैप्स, हाँ इसको ठीक से उंगली से वो पढ़ लेगा। टैक्टाइल मॉडल्स ऑफ ग्राफिक मटीरियल, इसको भी वो फिंगर टिप्स की मदद से पढ़ लेगा। लेकिन प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स जो है उसको नहीं पढ़ पाएगा। Next is, which method did Lawrence Kohlberg use to study moral development of children? कोलबर्ग ने जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर उससे क्वेश्चन आता है। ये क्या कह रहे हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच, नहीं क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच नहीं था उनका। पोजिंग मोरल डिलेमास टू चिल्ड्रन एंड एनालाइजिंग रिस्पॉन्सेज, ये बात ठीक है। कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्ले ना एक्सपेरिमेंटल मेथड, नहीं ये सब गलत है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। वो क्या करते थे? वो बेसिकली बच्चों को एक सिचुएशन देते थे, एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन देते थे और उनसे उस सिचुएशन पर क्वेश्चन पूछते थे कि आप ऐसी सिचुएशन में अगर आप हुए तो आप क्या करोगे, और उनके आंसर रिकॉर्ड करते थे। उस बेसिस पर उन्होंने ये मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। 18th क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू डिस्कवरी, मीनिंगलेस, नहीं मीनिंगलेस तो होगा ही नहीं। रोट लर्निंग भी नहीं होगा। रिसेप्टिव भी नहीं होगा। डिस्कवरी लर्निंग। जो कंस्ट्रक्टिव टीचिंग है, जो कंस्ट्रक्टिव टीचिंग एक पॉजिटिव टीचिंग एटीट्यूड है कि जिसमें बच्चे को कंस्ट्रक्ट करके नॉलेज दी जाती है, लीड्स टू डिस्कवरी लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। डिसलेक्सिया क्या? डिसलेक्सिक में बहुत आसानी से ये वाला एग्जाम्पल देती हूँ। सबने तारी ज़मीन पर देखी है, जो बच्चा होता है वो डिसलेक्सिक होता है। मतलब बेसिकली बच्चा थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आती है, पढ़ने में भी दिक्कत आती है, लेकिन याद आराम से हो जाता है उसको। लिखने में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो टेढ़े मेढ़े बनाता है डिसलेक्सिक बच्चा। तो स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेस्ट। ये तो बिल्कुल गलत है। उसको अगर और तुम मुश्किल चीज़ें बताओगे तो कहाँ से पढ़ लेगा। बाय गिविंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स पैसेजेस, ये भी बिल्कुल बात गलत है कि और मुश्किल उसको लॉन्ग पैसेजेस या कॉम्प्लेक्स पैसेजेस दो। थ्रू एसोसिएशन मेथड ऑफ कंडीशनिंग, कंडीशनिंग आपको बच्चे को करना ही नहीं है। तो फर्स्ट
ठीक हो जाएगा थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, मतलब हल्के हल्के एक ऑर्डर में उसको चीज़ें सिखाओ कि पहले थोड़ी कम जो पहले थोड़ी आसान, फिर थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, और आखिर में बिल्कुल द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन। ठीक है, ऐसे डिस्लेक्सिक बच्चा जो है वो सीख सकता है। जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लिकेट्स दैट, जीन पियाजे की जो थ्योरी थी वो क्या इम्प्लिकेट कर रही है, बिहेवियर शुड बी कंडीशनड यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। नहीं, जीन पियाजे ने रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात नहीं करी थी। कंसेप्ट्स शुड बी टॉट इन अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, नहीं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स उन्होंने कहा था। करिकुलम शुड बी डिजाइंड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। हाँ, उन्होंने स्टेजेस की और ग्रुप की बात करी थी। फोकस ऑफ टीचिंग शुड बी द आउटकम ऑफ द एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, नहीं उन्होंने प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को कहा था। सो 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। करिकुलम शुड बी डिजाइंड कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। 21. You are a teacher who wants to help your students develop metacognitive skill. Metacognitive मतलब thinking about thinking. Which of the following strategies is most likely to foster this type of thinking? Giving students marks instead of qualitative feedback. नहीं, qualitative feedback जो है वो बहुत important है। फिर है encouraging students to reflect on their own learning and thinking processes. हाँ, ये बात ठीक लग रही है। Providing students with summarized notes. नहीं, summarize नहीं, बहुत आप खूब अच्छे से पढ़ाइए भाई उन्हें, समरी क्यों दे रहे हैं। और assigning homework that requires memorize, नहीं memorization से metacognition का कोई लेना देना नहीं है। So the correct answer would be second, encouraging students to reflect on their own learning and thinking processes. Which of the following statement is correct about autism? All autistic people have at least one exceptional skill. नहीं, देखो सबके नहीं होती है, किसी किसी बच्चे में होती है एक डिस्टिंक्टिव फीचर, एक एक्सेप्शनल स्किल, कि कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई आर्ट अच्छी बनाता है, लेकिन सब में नहीं होती है। ऑटिज्म इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये बात ठीक है। ऑटिज्म इज कॉज्ड सोनली बाय इन्वायरमेंटल, नहीं। ऑटिज्म कैन बी क्योर्ड एंड इम्प्रूव विद एज, नहीं ऑटिज्म कभी नहीं जाता है, उसको थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन क्योरेबल नहीं है। सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट, अ की कॉमनैलिटी इन पियाजे एंड वाइगोत्स्कीज थ्योरी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या कॉमन बात है, देयर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। नहीं, ये बात गलत है। वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों अपोजिट बात कहते हैं लैंग्वेज और थॉट की। फोकस ऑन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, स्टेज लाइक पियाजे करता है, वाइगोत्स्की नहीं करते। इन्वॉल्वमेंट एंड इंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग, हाँ ये बात ठीक है कि वो इन्वॉल्व भी करवाते हैं बच्चे को और इंगेज भी कहते हैं कि लर्निंग में इंगेज भी होना चाहिए और इन्वॉल्व भी बच्चे का। द रोल ऑफ कल्चर इन द कॉग्निटिव प्रोसेस, नहीं थर्ड, जो तीसरी बात है वो कॉमन है। Assertion, teachers should respect the individual differences among learners and adapt their teaching to cater the needs of all students। हाँ ये बात ठीक है कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन के क्लासरूम में सब सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना है, कोई एक्सक्लूडेड फील ना करे। Collaborations, group works and interactions among students should be avoided while teaching a class of diverse, नहीं अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसको इनकरेज करना चाहिए। तो ए ठीक है और आर गलत है। Third would be the correct answer. A is true but R is false. 25. Which learning strategy involves children teaching others what they have learned? कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें बच्चा टीच करता है? रेसिप्रोकल, ये क्वेश्चन बहुत आता है रेसिप्रोकल लर्निंग का। रेसिप्रोकल का मतलब ही है उल्टा, ठीक है ना। तो बच्चा जब पढ़ा रहा है तो ये उल्टी बात हो गई ना, ऐसे याद रखिए।
26 assertion in Asian cultures which stress social harmony, expressions of anger are discouraged and shame is encouraged. हाँ देखो, बात ये सही है कि एशियन कल्चर में सबके ही घर में ये चीज़ होती है कि जो गुस्सा करते हैं तो उस चीज़ को तो मना किया जाता है कि नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी को शेमफुल एक्ट में ये करना कि नहीं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने ऐसा किया, तो इस चीज़ को इंकरेज किया जाता है कहीं ना कहीं. ये बात तो ठीक लग रही है. इमोशंस आर सब्जेक्टिव एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग. नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है. इमोशंस जो है प्ले अ वाइटल रोल इन लर्निंग एक्चुअली. तो ए ठीक है और आर गलत है. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रेन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स. जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे और बड़ों में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है. चिल्ड्रेन आर डिपेंडेंट और अडल्ट्स वाइल अडल्ट्स आर इंडिपेंडेंट. नहीं नहीं, चिल्ड्रेन बिल्कुल सोलली डिपेंडेंट नहीं होते हैं. ठीक है. अडल्ट्स आर मच मोर नॉलेजेबल. नहीं, ये भी बात गलत है. बच्चों को इतना आप जो है अंडर एस्टिमेट मत करिए. बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कभी कभी बड़ों को भी सिखा देते हैं. चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स. हाँ, ये बात ठीक है. चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली, नहीं क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है बच्चों से. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग. इनमें से कौन सी ऐसी टॉपिक है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि एनालिटिकल थिंकिंग को प्रोमोट करता है. द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज. इसमें तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें क्या सोचना. जो भी अगर बच्चे ने रट लिया होगा तो उसको पता होगा. हाउ मैनी स्टेट्स, ये भी रटने का क्वेश्चन है. रोट लर्निंग का मेमोराइज अगर आपने कर लिया तो इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. इस बात को भी आप रट सकते हैं, हर साल आप उसको अपग्रेड कर दीजिए, इसमें कुछ सोचा नहीं जाएगा. व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ इंक्रीज ऑफ. यस, फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर. इसमें बच्चे को सोचने पे मजबूर कर रहा है ये क्वेश्चन कि क्या ऐसे कॉजेज हैं जिससे पॉपुलेशन बढ़ रही है. Inclusive classrooms recognize that every child will learn at the same rate and at the same time. ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ही है कि उसमें डाइवर्सिटी है, उसमें हर तरीके का बच्चा है. उसमें एक हियरिंग इम्पेयरमेंट का चाइल्ड है, एक व्हील चेयर बाउंड बच्चा है, कोई विजुअली इम्पेयर्ड है. तो हम कैसे ये चीज़ सोच सकते हैं कि सबको एक सेम रेट पर बात समझ में आ जाएगी. तो ये बात तो बिल्कुल गलत है. Next is inclusive classroom is an educational program offered to cater to the needs of special children. नहीं, ये सिर्फ special children के लिए नहीं होता है, इसमें हर तरीके का बच्चा इन्वॉल्व होगा. और meant to offer differentiated instructions as per individual differences. हाँ, ये बात ठीक है. differentiated instruction टीचर को प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि डाइवर्स क्लासरूम है. aim to remove all kinds of differences among children. नहीं, आप differences रिमूव नहीं कर सकते हैं. यही इस इंक्लूसिव क्लासरूम की ख़ास बात है कि उसमें डिफरेंसेस हैं, इसीलिए तो आपको डिफरेंशिएटेड लेक्चर प्रोवाइड करना है. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर वुड बी इंक्लूसिव क्लासरूम्स आर मेंट टू ऑफर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एज पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. लास्ट क्वेश्चन असर्शन है teachers should give a lot of opportunities to children for experimentation and discuss examples and non examples. हाँ, ये बात ठीक है कि टीचर को खूब सारी अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए, एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए. रीज़न है अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद मिसकंसेप्शंस इन चिल्ड्रन इज टू प्रोवाइड काउंटर एग्जाम्पल. हाँ, यहाँ पर अब नॉन एग्जाम्पल की बात आ गई, तो ये रीज़न भी ठीक है. सो बोथ ए एंड आर both A and R are true and R is the correct explanation of A. One is correct here. So that was all for today. I hope you enjoyed my video and learned something new here. And if you did, then you can like, share and subscribe to my YouTube channel. And thank you for watching.